हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल PR वनरी स्टडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है क्या? तो क्रॉप प्रोडक्शन के मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। तो क्रॉप, इसमें मेन टॉपिक है क्रॉप का है दोस्तों। मेन टॉपिक जो है क्रॉप का है। तो पहेली और बूझो दोनों भाई बहन है। तो वो अपने अंकल के घर जाते हैं। कब? ड्यूरिंग अ समर वेकेशन में वो अपने अंकल के घर जाते हैं। देयर अंकल इज अ फार्मर, जो उनके अंकल थे वो फार्मर थे। वन डे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सोवल एंड प्लाउ। जो पहेली बूझो थे वो अपने चाचा के, जो अंकल के घर थे, वो जाते हैं और वो अपने उनके फील्ड में जाते हैं, उनके खेत में जाते हैं। तो कई तरह के वहाँ टूल्स देखते हैं, लाइक खुरपी, सिकल, सोवल, प्लाव, इस तरह का टूल्स देखते हैं। आई वॉन्ट नाउ वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। उसे बूझो को जो है वो पता है कि ये फूड कहाँ, और मुझे बोल रहा है कि मुझे ये पता है कि ये कहाँ यूज़ होते हैं। ये टूल्स जो होते हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं, जैसे खुरपी, सोवल, ये कहाँ यूज़ होते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपना फूड खुद से ही बनाते हैं। तो अपना फूड वो खुद से ही बनाते हैं। और प्लांट्स कैन मेक देयर फूड ऑन देमसेल्व्स। तो जो प्लांट भी होते हैं वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट होते हैं, तो प्लांट अपना कैसे भोजन बनाते हैं? तो वो अपना सनलाइट और वाटर के द्वारा भोजन बनाते हैं। और सनलाइट और वाटर के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जो एनिमल और ह्यूमन होते हैं वो अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं। और तो फिर वो खाते क्या हैं? और वो बट फर्स्ट ऑफ ऑल वे why do we have to eat food। हमें खाना क्यों खाना चाहिए? इस पर बताया गया है कि हमें खाना क्यों खाना चाहिए। तो you already know that energy from the food utilized by organism। तो जो खाना खाना चाहिए हमें अपनी एनर्जी के लिए, हम एनर्जी बढ़ाने के लिए, जो यूटिलाइज अपने ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अभी अपने लिए खाना एनर्जी बढ़ाने के लिए करते हैं। कैरिंग आउट वेरियस बॉडी एंड फंक्शन। तो कई तरह के फंक्शन में भेजते हैं, जैसे कि डाइजेस्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। वी गेट आवर फूड प्लांट्स एंड एनिमल बोथ। वो अपने फूड प्लांट्स एंड एनिमल दोनों से ही बना लेते हैं। जो ह्यूमंस होते हैं अपना फूड दोनों इसी तरीके से बनाते हैं। और इसी तरीके से वो अपना डाइजेस्टेशन एंड रेस्पिरेशन एंड एक्सट्रैक्शन वो अपनी बॉडी में, आवर बॉडी में अपनी एनर्जी के लिए फूड खाते हैं। Since all we need food, how can provide a food large number in people our country। पूछो जो है तो वो बोल रहा है तो हमारे दुनिया में तो कई बिलियंस लोग हैं। तो लार्ज नंबर पीपल इन कंट्री, जो हमारे लोग, जो दुनिया है, इंडिया है, तो उसमें हमारी तो बहुत सारे लोग हैं। तो अगर एक क्रॉप हो तो फिर बहुत सारी उन्हें फसल उगानी पड़ती होगी। तो जो उसकी बहन है पहेली, तो वो बोलती है फूड हैज़ बी प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल। तो इसके लिए हमें फूड जो है लार्ज स्केल में उगाना पड़ेगा, बड़ी जगह पर उगाना पड़ेगा। इन ऑर्डर प्रोवाइड इन लार्ज पॉपुलेशन एंड रेगुलर प्रोडक्शन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट। तो इसे बोल रही है पहले कि इसके लिए उन्हें लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज प्रोडक्शन, ज़्यादा खेती करनी पड़ेगी, तब वो जाकर पूरी दुनिया के लिए खाना बना पाएंगे और खाना वो खा पाएंगे। नहीं तो अगर वो थोड़ा खाना बनाएंगे, थोड़ी सी खेती कर लेंगे अपने लिए पर, और फिर वो जो और लोग होंगे वो क्या खाएंगे। तो उसी तरह के लिए बताया गया है। तो अब यहाँ से हमारा जो है एग्रीकल्चर पार्ट से हमारा मेन चैप्टर चालू होता है। तो एग्रीकल्चर टिल 100 बिलियन
where people nomadic, there are wandering groups of place and place search of food and shelter। जो 100 BC के लोग थे, बहुत पुराने लोग थे, वो जब पहले के लोग फसल नहीं उगाया करा करते थे तो अपने लिए फूड ढूंढते हुए अपने लिए खाना ढूंढते थे हर जगह, और यहाँ से वहाँ जाते रहते थे, अपने लिए फूड ढूंढते थे। और वहाँ के समय में वो कच्चा खाना भी खा जाते थे, रॉ मटेरियल भी खा जाते थे, जैसे आलू कच्ची ही खा जाते थे वो लोग। और अपने फूड के लिए वो एनिमल को मार देते थे, एनिमल हंट के लिए। वो जो एनिमल हंट चला है उसे वो एनिमल को मारकर उन्हें का मीट जो होता है उन्हें खाते थे। फिर कुछ दिन बाद ये हुआ कि जब वो एक जगह पर ठहरने लगे तो वो अपने लिए चावल, गेहूँ, ये सब कुछ उगाने लगे। तब से एग्रीकल्चर बॉल हुआ, एग्रीकल्चर के जमाना चालू हुआ। 10 वॉज बॉल एग्रीकल्चर, तब से एग्रीकल्चर बॉल हुआ, एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। तो when plants are same kind cultivated in one place is like crop। अब बताया गया है कि जो क्रॉप है वो क्रॉप को कहा क्या जाता है, क्रॉप है क्या और क्रॉप को कहा क्या जाता है। तो क्रॉप क्या है, तो क्रॉप जो होती है तो क्रॉप है जो लार्ज स्केल में बोई जाए। अगर गेहूँ बोया है तो अगर 1 हेक्टेयर की जगह में, मतलब 1 एकड़ की ज़मीन पर अगर गेहूँ बोया जाए, मतलब वीट बोया जाए तो उसे क्रॉप कहेंगे। अगर लार्ज स्केल एरिया, मतलब बड़े ज़मीन पर, अगर 1 हेक्टेयर की ज़मीन पर अगर गेहूँ बोया जा रहा है तो वहाँ पे कई सारे गेहूँ के पेड़ है, तो मतलब उसे क्या कहेंगे, क्रॉप कहेंगे। और जो अगर एक ही है तो उसे तो ऐसे ही कहेंगे, वो मतलब उसका नहीं कहेंगे, उसे नहीं कहेंगे क्रॉप। जैसे एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ अ वीट, ऐसे ही कई तरह के एग्जाम्पल दिए गए हैं। You already know that crops are different types and like cereals, vegetable and fruits classified on basis in the season they grow। तो जैसे कि बताया गया है कि केरल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब कुछ जो होते हैं जो और तरीके के होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जी जैसे होती हैं, ये सब कुछ अलग अलग सीज़न में उगाए जाते हैं। इसमें बताया जाएगा कि these can be classified on basis on season। वो किस पर डिपेंड करते हैं, सीज़न पर डिपेंड करते हैं। जो वेजिटेबल्स होती हैं वो सीजन्स पर डिपेंड करती हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेट इज कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन एंड अदर अकॉर्डिंग दिस इज अ रिच। तो दोस्तों जैसे कि हमारे रीजन में रेनफॉल होती है, ये सब रेनफॉल जो हमारे पेड़ पौधों के लिए रेन और पानी होनी, तो ये सब कुछ तो ज़रूरी ही होता है। तो रेन होती है, हमारे जो रीजन है वहाँ रेन होती है। जो इंडिया है हमारा वो रेन यहाँ बारिश होती है। तो इस तरह से हमारा रिच यहाँ, इसीलिए खेती ज़्यादा होती है। तो अब चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो चेंज होते रहता है, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा खेती होती है। तो दोस्तों एक इससे पर क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो गर्मी से ठंडी होती है, तो क्या हमारे यहाँ वेदर चेंज होता है कि क्लाइमेट चेंज होता है। दोस्तों आप ही हमारा आंसर जो है कि कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मैं आपको इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो फिर मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा। फिर लास्ट में जब ये लास्ट का वीडियो होगा तब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा कि वेदर चेंज होता है कि हमारी कंट्री में कि क्लाइमेट चेंज होता है। तो चलो आगे चलते हैं। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री डिस्पाइट डाइवर्सिटी टू बोर्ड क्रॉपिंग अप पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड दीज आर। तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि हमारे यहाँ वैरायटी ऑफ डिफरेंट पार्ट, मतलब बहुत ही वैरायटी की जो होती है क्रॉप्स वो उगाई जाती हैं। नई क्रॉप्स ये सब कुछ अदर कंट्री से लाई जाती हैं और वो उगाई जाती हैं। और जो दोस्तों ये खारिफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स है, खारिफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स है, ये आपके पेपर में एक क्वेश्चन अभी आ सकता है, तो इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसे लर्न भी कर लीजिएगा। तो खारिफ क्रॉप होती क्या है,
हाँ, तो इसमें सीज़न के बारे में बताया जाएगा कि सीज़न में खारिफ क्रॉप उगती है, कौन से सीज़न में राबी क्रॉप उगती है। तो खारिफ क्रॉप, दीज क्रॉप्स वेयर आर स्नो एंड इन अ रेनी सीजन इट्स कॉल्ड अ खारिफ क्रॉप्स। जो उनमें बताया कि खारिफ क्रॉप वही होती हैं जहाँ रेनी सीजन जब आता है तब खारिफ क्रॉप्स उगती हैं। जब रेनी सीजन में जो क्रॉप्स उगती हैं, जो बारिश के मौसम में जो फसलें उगाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खारिफ क्रॉप कहते हैं। दिस द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली जून टू सितंबर। तो जो जनरली है कि जो हमारा जो रेनी सीजन आता है तो वो जून टू सितंबर आता है। और जो खारिफ क्रॉप में जो फसलें उगाई जाती हैं जैसे कि पैडी में सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन एंड कॉटन आर खारिफ क्रॉप्स। जो ये लोग जैसे कि ये बताए गए सोयाबीन एंड ग्राउंड नट, ये सब कुछ में ये जो है खारिफ क्रॉप्स है, बिकॉज क्योंकि ये रेनी सीजन में उगाई जाती है इसलिए इन्हें खारिफ क्रॉप कहा जाता है। और राबी क्रॉप्स कौन सी हैं? द क्रॉप्स ग्रोन इन अ विंटर सीजन, जो ठंडी के मौसम में उगाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? राबी क्रॉप्स कहते हैं। तो जो ठंडी के मौसम में उगाई जाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? राबी क्रॉप्स कहते हैं। और जो रेनी सीजन में उगाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? खारिफ क्रॉप्स कहते हैं। तो जो हमारे यहाँ जनरली जो होता है तो मतलब विंटर सीजन तो हमारे अक्टूबर टू मार्च होता है और द कॉलर रॉबी क्रॉप। जब अक्टूबर टू मार्च में हमारी रॉबी क्रॉप्स उगती हैं, एग्जांपल के लिए जैसे वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। Besides these pulses and grown during a summer in many places. जो समर सीजन में भी कई सारी फसलें उगाई जाती है जैसे कि पल्सेस, वेजिटेबल, ये सब कुछ उगाई जाती है। तो चलो दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। बेसिक पार्टीज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। वाई पैडी कैन बी नॉट ग्रोन इन अ विंटर सीजन। पैडी क्यों विंटर सीजन में नहीं उगाई जाती है? जो पूछ रहा है कि पैडी क्यों विंटर सीजन में नहीं उगाई जाती हैं। तो इसका एग्जांपल ले लो कि पैडी मतलब गेहूँ विंटर सीजन में उगाया क्यों नहीं जाता है? चावल क्यों उगाया जाता है? तो जो उसकी बहन है तो पहेली जो है वो बोल रही है पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। पैडी जो होती हैं वो उसे बहुत सारा वाटर चाहिए होता है। तो दे आर फॉर ग्रोन इन रेनी सीजन। जो पैडी होती है मतलब चावल जो होती है मतलब धान जो होती हैं वो रेनी सीजन में जो वो जो है वो बोल रहा है अपनी बहन से कि जो पैडी है वो विंटर सीजन में ही क्यों उगाई जाती है, जो धान है वो विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाई जाती, रेनी सीजन में ही क्यों उगाई जाती है। तो उसकी जो बहन है वो बोल रही है कि जो धान है वो रेनी सीजन में इसलिए उगाई जाती है कि जो पैडी है वो बहुत सारा वाटर जो है ऑब्जॉर्व करती है, उसे बहुत सारा उगने के लिए वाटर चाहिए होता है। तो वो कब पॉसिबल हो पाता है? जब रेनी सीजन में पॉसिबल हो पाता है। अगर विंटर सीजन में लगाते हैं तो वहाँ तो पानी की कोई बूंद ही नहीं आती, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? तो फिर इसलिए वो बोल रही है कि पैडी रेनी सीजन में ही उगाई जा सकती हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व several activities undertaken by farmers period time. You may find these activities similar those carried a gardener and even for you when grow ornamental plants you or house. These activities are taken or referred. जैसे कि बताया गया है कि जो हमारी एक्टिविटीज़ है जो फार्मर जो रोज़ करते हैं जैसे खेत की जुताई, बुआई, ये सब कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, फार्मर करते हैं, तो वो अपने टाइम टू टाइम करते रहते हैं। तो एक्टिविटीज़ सिमिलर जैसे तो अगर तुम्हें जानना है इसके बारे में तो तुम अपने गार्डनर से मतलब अपने माली से पूछो या इन लोगों से पूछो, तो ये लोग जो जानते हैं। टू एग्रीकल्चर पार्टीज लिस्टेड बिलो। जो बताया गया है कि एग्रीकल्चर पार्टीज कैसे लाइन बाय लाइन बोई जाती हैं। पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर सोइंग होती है, फिर एडिंग अ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फिर इरिगेशन होती है, फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स होता है, फिर होता है हार्वेस्टिंग और फिर स्टोरेज। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब कि जो सॉइल होती है उसको मुलायम और जुताई करना उसकी, फिर सोइंग
अच्छे से मिट्टी की उसकी जो मिट्टी होती है उसे अच्छे से बना देना, मतलब अच्छे से मतलब जुताई उताई कर देना उसकी। फिर एडिंग अ मैन्यूअर, जो फिर सोइंग यानी बुवाई कर देना। फिर उसके बाद एडिंग अ मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर सर। फिर जब बुवाई तो हो गई, बुवाई के बाद उसके में खाद डालना और फर्टिलाइजर्स डालना, मतलब मैन्यूअर घर की भी जो खाद होती हैं वो, मतलब गाय की गोबर से भी जो खाद बनी होती है, मतलब उन्हें मैन्यूअर कहते हैं। और जो फर्टिलाइजर्स ये सब कुछ डालना। फिर इरिगेशन यानी सिंचाई करना। फिर प्रोटेक्टिंग फॉर वीड्स, घास फूस से उसका बचाव करना, मतलब ये जब दवाई आप डालोगे जब उससे, तब उससे जो होंगे वीड्स हटेंगे, मतलब घास फूस हटेगी। तो हार्वेस्टिंग करना। फिर उसके बाद जब सफल हो गई हमारी फसल हो गई, फिर उसके बाद फिर हार्वेस्टिंग करना, उसकी कटाई करना। फिर स्टोर, जो हमारा स्टोरेज हाउस है उसमें स्टोर कर देना। फिर उसे बेचकर सेल कर मनी ले लेना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, अब पहला पॉइंट उसका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बताया गया है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बताया जा रहा है। तो आप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज फर्स्ट स्टेप। जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है वो, जो अगर कुछ भी बोना है, अगर बीज की सोइंग करनी है, मतलब अगर कुछ भी बीज बोना है, तो फर्स्ट स्टेप उसका होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप को उगाने से पहले का काम। One of the most important tasks in agriculture to turn a soil and loosen, जो इससे इम्पॉर्टेंट टास्क है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है, सबसे ज़रूरी काम कि सॉइल को लूजन करना, मतलब सॉइल को मुलायम बनाना सबसे मजबूत, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, सबसे ज़रूरी काम है। रूट्स पेनिट्रेट इन डीप सन सॉइल, जो रूट्स होती हैं उन्हें निकाल देना। जो अगर हमने पहले बुआई की थी तो उनकी जो रूट्स होती हैं उन्हें निकाल देना, ये होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। और जैसे डीप ऑन सॉइल, लूज सॉइल, और उसे मुलायम बनाना। रूट्स ब्रीथ इजली इवन वे गो डीप, जो अंदर रूट्स हैं उन्हें निकालना। बाय लूजिंग अ सॉइल हेलो रूट्स ब्रीथ इजली, जो रूट्स होती हैं वो ब्रीथ इजली करती हैं। और दे लूजनेट सॉइल हेल्प्स टू ग्रोथ अर्थवॉर्म, जो अर्थवॉर्म होते हैं, जो ग्रोथ सॉइल में है, जो अर्थवॉर्म डालना, तो उससे जो अर्थवॉर्म होते हैं तो वो अर्थवॉर्म माइक्रोब जो प्रेजेंट्स होते हैं, तो वो अपने मिट्टी को क्या कर देते हैं, मुलायम कर देते हैं। द फार्मर सेंस द फर्दर टर्न लूजन द सॉइल एंड एड हम्स, आई एड ह्यूमस यानी गोबर ओबर, ये सब कुछ करना। फिर गोबर ओबर डालना। फिर बट वाई सॉइल नीड्स बी टर्नेड आ लूज नेट, जब सॉइल जो है हमारी लूज हो जाए। यू हैड लर्न प्रीवियस क्लासेस में बताया गया कि तुमने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, सॉइल कंटेन्स अ मिनरल, सॉइल में मिनरल पाए जाते हैं जैसे कि वाटर, एयर, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, एडिशन है डेड प्लांट्स, जो डेड प्लांट्स है उन्हें निकाल देना। एंड एनिमल्स डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल होते हैं उनमें जो सॉइल में मिनरल पाई जाती है उसके द्वारा जो डेड प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, दोबारा हो जाते हैं, अंदर घुल मिल जाते हैं मिट्टी में। बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म, किसके द्वारा, सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल, देन दीज न्यूट्रिशन अगेन एब्जॉर्ब्ड। तो इसलिए बताया गया है कि जो अगर वो दोबारा रिलीज्ड बैक हो जाएं तो दीज न्यूट्रिशन आर अगेन एब्जॉर्ब्ड, अगर कोई पेड़ मर गया है उसके थोड़े बहुत दाने गिर गए हैं तो वो दोबारा रिकवर हो आता है कि नहीं, हो आता है ना, तो उसे कहा दीज न्यूट्रिशन अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। तो सिंस ओनली फ्यू centimeters top layer soil support a plant growth, turning a loosening soil bring a nutrients rich, जो सॉइल होती है उसे बहुत सारा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, तो प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट होते हैं तो वही न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं। दस टर्निंग लूजनिंग ऑफ द सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, जो कल्टीवेशन क्रॉप की जो खेती होती है, मतलब
फसल की खेती होती है। दिस प्रोसेस इज लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल एंड टिलिंग एंड और प्लाउइंग। जो प्रोडक्शन ऑफ सॉइल होता है, तो उसमें हमें प्लाउइंग करना होता है। जो हल होता है, मतलब पता ही गए थे जो पहली ने उन्होंने जो प्लाऊ लोग देखा था, उससे उनका यूज़ करके उसे प्लाऊ कर दिया जाता है। तो जो वुड और आयरन से बना होता है वो इस तरह का दिखता है दोस्तों, इस तरह का दिखता है, जो कि इस तरह का दिखता है। तो ये फार्मर है और ये प्लाऊ है। जो हमारा प्लाऊ है इसमें आयरन रॉड लगी होती है, बताया गया है। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, ये आयरन रॉड है, ये पुल शेयर है, ये पुल स्टाफ है, ये बीम है, ये जो इनकी बीम है, ये जो बैलों पर लगाई जाती है। तो चलो आई planks in the wood iron, the soil is very dry। जो सॉइल सूख जाती है, दे नीड ऑफ वाटरिंग, उसमें पानी डालना। फिर जो सॉइल सूख जाती है उनमें पानी डाल देना। द प्लाउड फील्ड मे बी हैव अ बिग क्लम्प्स सॉइल क्रम्स, जो ढीले होते हैं उन्हें हटाना। फिर नेसेसरी ब्रेक देम क्लम्प्स, फिर उन पत्थरों जो होते क्लम्प्स बन जाते हैं, बड़े बड़े ढीले बन जाते हैं, उन्हें ब्रेक कर देना, तोड़ देना। फिर लीविंग अ फीड बेनिफिकल सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। फिर सोइंग के बाद हमें इरीगेशन करना, मतलब बुआई के बाद सिंचाई, फिर सिंचाई। फिर लीवलिंग ऑफ द सॉइल हेल्प टू लेवलर, जो लेवलर होता है उससे बराबर करना, जो सॉइल होती है फिर उसे बराबर करना। Sometime manure added in the before tilling helps of proper mixing a manure, जो मिक्स हो जा, फिर जो लेवलर होता है उससे जो प्रॉपर मिक्स हो जाता है, जो मैन्यूअर होता है, जो खाद होती है वो मिक्स हो जाती है अच्छे से बिफोर अ सोइंग, मतलब बुआई के पहले। तो चलो तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगली वीडियो पर। आज के लिए बस इतना है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टाटा। तो पार्ट 2 वीडियो हम इसी की लेकर आएंगे कल। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।